ओके अभी हम लोग पेज नंबर 7, 8, 9, 10 देखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट को कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस। अब ये ना वो थियरी पढ़ने से बहुत बेटर है, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना ऑटोमेटिकली वो थियरी समझ में आ जाएगा। समझा? क्वेश्चन क्या है? सपोज दैट वी आर गिवन द फॉलोइंग, December 31st 2015, कंपनी पी, कौन इन्वेस्टर है? कंपनी पी। इन्वेस्ट कितना? 1000 इन रिटर्न फॉर 30% इन कंपनी एस। ये अपना इन्वेस्टी कंपनी है, ठीक है। मतलब जो भी पकड़ लो, हजार रुपया, 1000 करोड़ पे 30% मिला है मेरे को। अभी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, अभी किसका इनकम स्टेटमेंट और किसका बैलेंस शीट है? इन्वेस्टर कंपनी का। इन्वेस्टी कंपनी का करके क्या करेंगे? इन्वेस्टर कंपनी का कर रहे कि भाई इसने इन्वेस्ट किया ना, तो इसके बुक्स में कैसे दिखेगा? इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट, तो इसके बुक्स में कैसे दिखेगा? कितने पे खरीदा है उसने? 1000 पे ना, तो यहाँ पे कैसे आएगा? इक्विटी मेथड इन्वेस्टमेंट, ऐसे कुछ आएगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी मेथड इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1000, तो 1000 आएगा और उसके करस्पॉन्डिंगली उसने कैश दिया रहेगा, तो यहाँ से कैश लेस हुआ रहेगा। अभी वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को सीधा एंट्रीज बता रहा हूँ कि क्या अपने को चेंजेस करने का है। समझा? अभी क्या हो रहा है, ये सपोज लास्ट ईयर का था, अभी नए साल पे आ रहे, तो ये 1000 बैलेंस रहेगा। क्या हो रहा है? 2016 में कंपनी कितना कमा रहा है? 400 कमा रहा है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इधर पूरा का पूरा 400 के हिसाब से लेना पड़ेगा। देखो अगर कंपनी 400 कमा रहा है तो उसका रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा ना, उससे क्या होएगा? कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं? हम लोग यहाँ पे फेयर वैल्यू पे नहीं ले रहे, कंपनी ट्रेड करता होगा कोई भी वैल्यूएशन पे, हम उसके हिसाब से चल रहे क्या? तो ये सब में हम लोग फेयर वैल्यू के हिसाब से चल रहे क्या? नहीं। पहले तो वो लिखो कि ये इक्विटी मेथड इन्वेस्टमेंट फेयर, ये वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन फेयर वैल्यू के हिसाब से नहीं चल रहा है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन फेयर वैल्यू के हिसाब से नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में 1000 करोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद अगले साल सपोज ये 1500 करोड़ हुआ है, तो मैं डायरेक्ट 1500 करोड़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं देख रहा हूँ कंपनी का प्रॉफिट्स क्या है, तो कंपनी के प्रॉफिट्स के हिसाब से बढ़ा रहा हूँ मैं ये। ऐसे समझ रहा है तुम लोग को? तो कितना कंपनी ने कमाया? कंपनी का नेट इनकम कितना था? 400। अभी क्या मैं पूरा 400 लूंगा क्या? मेरा प्रपोर्शनेट स्टेक कितना है भाई? 30%। तो 400 का 30% कितना है? 120। तो अपन इधर कितना ऐड करेंगे? 120। और ये पूरा 120 का हकदार मैं हूं ना, 30% ओनर। तो यहाँ पे कितने का इनकम दिखाऊंगा मैं? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टी कंपनी एस, कितना? 120। ऐसे समझ में आ रहा है तुम लोग को? लेकिन इसमें से थोड़ा डिविडेंड भी तो मिला ना। ये 120 में से कितना डिविडेंड दे रहा है? वो 400 में से 100 है, तो 100 का 30% मेरा है ना। तो ये 120 में से 90 रिटेन्ड अर्निंग्स है, बाकी 30 डिविडेंड मिला ना। तो कंपनी ने डिविडेंड बांटा होगा, तो मुझे वो 30 रुपीज मिला, 30 करोड़ मिला होगा ना कैश में। तो अगर मुझे कैश में मिल गया है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट उससे कम हो जाएगा ना। ये बेसिक आइडिया यही है। अगर आप एक शेयर पे इन्वेस्ट करते हो 100 रुपये का, कल को आपको 10 रुपया मिलता है डिविडेंड, तो शेयर प्राइस कितना हो जाता है? 90 होता है ना। तो बस वही लॉजिक है कि डिविडेंड कितना मिला आपने को? 30। तो यहाँ पे 1000 प्लस 120 माइनस 30, तो कितना हो गया? 1090। समझ में आया? 1000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया फॉर 30% स्टेक, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया? अभी ये कौन सा कंपनी? ये वाले कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया? 400। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट मैं नहीं ले सकता ना, मेरा हकदार कितना है? 30%। तो 400 का 30% 120। तो जितना का मैंने प्रॉफिट मेरे बुक्स में रिकॉर्ड किया उतना मतलब प्रॉफिट भी तो दिखाना पड़ेगा ना। इसका दूसरा इफेक्ट है कि नहीं, गेन्स जो अपन दिखाते। लेकिन ये 120 के अंदर दो एस्पेक्ट है, ये प्रॉफिट्स के अंदर दो है, एक है अपना डिविडेंड्स, एक है अपना रिटेन्ड अर्निंग्स। अभी ये 120 में से 30 दिया है, अपने को कैश में मिल गया है, तो वो कैश मैंने अलग सा दिखाया। जितना भी मुझे कैश मिला उससे मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट कम करना पड़ेगा ना। इसका बेसिक लॉजिक क्या है? शेयर्स वाला। 100 रुपये में अगर मैं खरीदता हूँ, 10 रुपये अगर मेरे को डिविडेंड मिला तो 90 हो जाएगा।
लाइकवाइज जितना भी मेरे को कैश डिविडेंड आया उससे मैं ये लेस कर रहा हूँ। ये जो 90 है उसका कैश नहीं आया ना मुझे, वो जब मैं एक्चुअल बेचने जाऊंगा तब रियलाइज करूंगा, तो ये 90 इज अनरियलाइज्ड बट दिस 30 इज रियलाइज्ड। तो जो रियलाइज्ड एस्पेक्ट है वो तो हटाना पड़ेगा ना मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट से, तो मैंने हटाया। ऐसे समझ में आया? ऐसे करके समझना है आपको, तो फिर बहुत ही ईजी है। फिर सेकेंड ईयर क्या हो रहा है उसके बाद? कंपनी एस अर्न्स 600 का 30% 180, तो यहाँ पे अपना पूरा, और नेक्स्ट ईयर मतलब ये एक्चुअली नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट है, तो इनकम स्टेटमेंट भी नेक्स्ट ईयर का बनेगा जहाँ पे 180 आएगा। और इन डिविडेंड कितना बांटा है? 150 पूरे कंपनी को बांटा है, तो 150 का 30% कितना है? 45। तो यहाँ का ये बेसिकली स्प्लिट अपना 45 डिविडेंड, तो यहाँ पे वो कैश एक और आएगा 45 और इधर वो 45 से कम होगा और अपना आंसर आ गया। खत्म, इतना ही करना है। बट ये फॉर्मेट में आया ना तुमको समझ में तो ही ईजी है। वो लोग ने ये फॉर्मेट में नहीं सिखाते, वो लोग वो डायरेक्ट कैलकुलेट करते, वो छोड़ दो, आप ऐसे करो तो बहुत ईजी है। रॉन्ग होने का स्कोप ही नहीं है। और एक एक क्वेश्चन के लिए 3-3 मिनट देते वो लोग, टाइम ही टाइम रहता है। अगर प्रॉपर वे में किया तो काफ़ी टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में, समझा? ये होने के बाद आप थियरी पढ़ोगे ना तो ईजी है। अभी ये मैंने क्या बोला, फेयर वैल्यू ऑप्शन था क्या इसमें? नहीं, ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये बुक वैल्यू के हिसाब से किया। लेकिन देखो उसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर देखो एक दिया हुआ है पैराग्राफ, फेयर वैल्यू ऑप्शन करके। क्या दिया हुआ है उसमें? यूएस गैप अलाउज इक्विटी मेथड इन्वेस्टमेंट्स टू बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट ये ऑप्शन अगर आपने ले लिया तो ये भी शायद इर्रिवोकेबल है। और ये ऑप्शन सबको नहीं मिलता है। किसको मिलता है? वेंचर कैपिटल फर्म्स को मिलता है, एएमसीज को मिलता है, उनको ही मिलता है। क्या इसका मतलब क्या? देखो जैसा अभी ये सब किया अपन ने टाइम पास, लेकिन एक्चुअल मार्केट ट्रेड कर रहा है 1500 पे, तो फेयर वैल्यू क्या बोलता है कि भाई सीधा 1500 ले ले। यहाँ पे ऐसे मत कर, बुक वैल्यू के हिसाब से मत जा, सीधा ये कंपनी का क्या मार्केट कैप है उसका 30% ले ले इधर। बट ये अगर आपने ले लिया फिर आप इस पे नहीं आ सकते, समझा? क्यों लेकिन कंपनी फेयर वैल्यू पे नहीं करती, क्यों बुक वैल्यू प्रेफर करती है? क्योंकि कंपनी को फिर वॉलीटिलिटी बहुत झेलना पड़ेगा। ये इन्वेस्टर कंपनी को बहुत वॉलीटिलिटी झेलना पड़ेगा, तो वो अवॉइड करने के लिए वो लोग बोलते ठीक है यार बुक वैल्यू के हिसाब से चलेंगे। समझ में आया आपको रीजनिंग? प्लीज मार्क करो वो फेयर वैल्यू ऑप्शन वाला। डन। उसके बाद हेतवी मेरे को बताओ कि गुडविल कब रिकॉर्ड होता है? हाँ, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम हुआ। श्योर? ऐसे मत बोलो यार, क्या होएगा? मार्केट वैल्यू से जो ज़्यादा होता है। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, ये मैंने बोला था, गलती से भी मत बोलना ये आंसर। बुक वैल्यू हो सकता है 60 करोड़, मार्केट वैल्यू हो सकता है 100 करोड़। मैंने खरीदा 110 करोड़, तो मार्केट के ऊपर कितना है, दैट इज योर गुडविल। ये सबको पता रहना चाहिए। बुक वैल्यू अलग होता है, मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू एक ही चीज़ होता है, वो भी अलग होता है। और जो एक्विजिशन प्राइस है वो नॉर्मली मार्केट से ऊपर रहता है। देखो सिंपल सा हिसाब है, जैनम का कंपनी है, वो कभी चाहेगा नहीं इतना जल्दी कि बेचे, ठीक है? तो नॉर्मली उसको जाके एक्वायर करेंगे तो वो जो मार्केट वैल्यू उससे महंगा ही करेगा, वो महंगा ही बोलेगा जब तक कि उसको फायर सेल नहीं करना। उसको अगर बेचने का है तो फिर तो गुडविल छोड़ दो, उसके मार्केट प्राइस से भी कम होगा, समझा? बट वो नॉर्मली ऐसे कंपनीज रहते हैं जो इतने खास नहीं होते। फिर अभी ये भी कंसेप्ट हम लोग ये क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन देखो, ठीक है? मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम लोग ने पहले देखा है। रेड कंपनी परचेज 30% ऑफ ब्लू कंपनी फॉर 80,000। ओके, कितने का एक्विजिशन हुआ है? 80,000 का। रेड कंपनी ने परचेज किया 30% ऑफ ब्लू कंपनी फॉर 80,000। मतलब मेरा परचेज प्राइस कितना है भाई? 80,000। ऑन द एक्विजिशन डेट द बुक वैल्यू ऑफ ब्लूज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स मतलब क्या? एसेट माइनस लायबिलिटी। उसका बुक वैल्यू कितना था? 2 लाख, ठीक है? ऑल्सो द फेयर वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ ब्लूज एसेट्स एंड लायबिलिटी वर द सेम एक्सेप्ट फॉर वन।
मतलब यहाँ पे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम बोल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर वन। तो बेसिकली ये 2 लाख जो मेरा इक्विटी है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी हुआ ना, नेट एसेट्स का मतलब क्या है, इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 2 लाख। 2 लाख का 30% कितना हुआ, 60,000। तो बेसिकली 60,000 मेरा बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू गिन सकते। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? बट अपन ने ना ये दोनों का डिफरेंस को गुडविल नहीं ले सकते क्योंकि एक एक्सेप्शन दिया है उन लोगों ने। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट फॉर ब्लूज इक्विपमेंट विच हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 25,000 एंड फेयर वैल्यू ऑफ 75। मतलब है ना सिर्फ एक ही एसेट है उनका जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अलग है। कौन सा? एक इक्विपमेंट है ब्लू का जो कि 25,000 उसके बुक्स में, बट फेयर वैल्यू कितना है उसका, 75। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 50,000। बट वो पूरा 50,000 रिकॉर्ड होगा क्या मेरे इसमें? नहीं ना, इसका सिर्फ 30% ही होगा ना, क्योंकि मैं तो 30% खरीद रहा हूँ। तो 50,000 का 30% कितना है, 5 3 15, 15,000। तो इस पे 60,000 पे मेरे को एक 15,000 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये एसेट साइड पे ना। तो टोटल कितना हो गया ये 75,000। ये 75,000 क्या है, मार्केट वैल्यू। मैंने एक्वायर कितने पे किया, 80। मार्केट वैल्यू कितना है, 75। तो भाई गुडविल कितना हो गया? हार्ड लगा ये, समझा कैसे करना है पक्का? सिर्फ एक एसेट था जो 25 का 75 है, तो सिर्फ 50,000 एक्स्ट्रा, बट पूरा 50,000 मेरे बुक्स में नहीं आएगा। वो 50,000 का 30% विच इज 1,500। तो मेरे बुक में कितना रिकॉर्ड हो रहा है, 15,000 का एक्स्ट्रा एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है मेरे बुक्स में। ये 15,000 इसके बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है क्या, ब्लू केस में? नहीं, रेड केस में होएगा क्योंकि रेड खरीद रहा है ना ब्लू केस को 30%, तो वो रिकॉर्ड करेगा। ब्लू को फर्क नहीं पड़ता है, ब्लू बोल रहा है मेरा तो धंधा चल रहा है भाई, मैं नहीं रिकॉर्ड करने वाला है 75 पे, वो तेरा काम है। ये रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में क्योंकि ये खरीद रहा है 30%। ये समझ में आना चाहिए आपको। उसके बाद क्या बोल रहे, तो गुडविल कैलकुलेट कर दिया, ऋतिक डाउट है? उसके बाद पार्ट बी क्या है, कैलकुलेट रेड नेट इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन ब्लू। अच्छा, कितना कमा रहा है भाई ये ब्लू कंपनी, कितना कमा रहा है नेट इनकम? 1 लाख। 1 लाख कमा रहा है, तो भाई 1 लाख का कितना परसेंट मेरा है, 30। तो मेरे बुक्स में कितना आएगा, 30,000। लेकिन ब्लू के इसमें कितना इनकम है भाई, 1 लाख, उसका 30% 30,000 हुआ। लेकिन मैंने, देखो अभी ऐसे समझाता हूँ मैं, ब्लू के बुक्स में वो जो इक्विपमेंट है कितने का कॉस्टिंग दिखाया रहेगा उन्होंने, 25,000। ब्लू के बुक्स में तो 25,000 है ना वो बैलेंस शीट में, तो उन्होंने डेप्रिसिएशन भी 25,000 के हिसाब से लिया है। लेकिन मेरे बुक्स में मैंने कितना रिकॉर्ड किया है उसको, 75,000 के हिसाब से, मतलब 50,000 एक्स्ट्रा दिया है। 50,000 का कितना परसेंट मेरा है, 30, मतलब 15,000। 15,000 का एक्स्ट्रा एसेट मेरे बुक पे, भाई उस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना मेरे इसमें। तो 15,000 पे मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। बट डेप्रिसिएशन का क्या दिया है उन लोगों ने, डेप्रिशिएटेड ओवर 10 ईयर्स, मतलब 15,000 डिवाइड बाई 10, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो दिया नहीं है। तो 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा ना मेरे बुक्स में। तो 30,000 आएगा क्या मेरे इसमें, नहीं, माइनस 1,500। ये समझ में आया? किसी को चाहिए वापस बोलूँ? तो अभी ऐसे समझो कि मेरे, मतलब ये जो एक कंपनी है ना, इन्वेस्टी कंपनी, उसके इसमें बैलेंस शीट में कितना रिकॉर्ड किया है उन्होंने, वो जो इक्विपमेंट कितने पे रिकॉर्ड किया है, 25,000। तो उन्होंने डेप्रीसिएशन भी 25,000 के हिसाब से किया होगा। उस हिसाब से वो उनका आ रहा है 1 लाख, और 1 लाख पे 30% आ रहा है 30,000। बट भाई मैंने यही इक्विपमेंट कितने पे रिकॉर्ड किया है, 25 पे किया है क्या, किस पे किया है, 75,000 पे। मतलब मैंने 50,000 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है ना, ये समझ में आया? 25 के जगह पे 75, तो 50,000 एक्स्ट्रा। बट 50,000 पे नहीं आएगा डेप्री, क्योंकि 50,000 पूरा 100% स्टेक के लिए। मेरा कितना है, 30%। तो 50,000 पे 30% कितना हुआ, 15,000। तो वो 15,000 पूरा इक्विपमेंट का एक्सेस कॉस्ट है जो मेरे बुक्स में, तो उस पर तो डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा ना मेरे को। तो डेप्रीसिएशन का यूजफुल लाइफ कितना दिया है, 10। तो 15,000 डिवाइड बाई 10 कितना है, 1,500 रुपया। तो 1,500 मुझे हटाना पड़ेगा। क्लियर है सबको, पक्का?
तो ये कितना हो गया 28,500। हाईली टेस्टेबल है ये सब। 28,000 हो गया। उसके बाद अगर मेरे को ये अपना इन्वेस्टमेंट मेरे बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, रेड कंपनी के इसमें कैसे आएगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा, पहले कितने का था 80,000 पे आएगा ना, तो 80,000 बराबर। फिर इनकम कितना ऐड करूंगा मैं 28,500 बराबर ना। मेरे इनकम स्टेटमेंट में भी तो वही जाएगा 28,500। लेकिन डिविडेंड्स कितना दे रहे 60,000 पूरा 100% पे, तो मेरे को कितना मिलने वाला है उसका 30% 18,000। तो उतने का मेरे को यहाँ पे कैश आएगा 18,000 का, सेम वही लॉजिक। और यहाँ पे अपने को 18,000 लेस करना है, तो टोटल कितना हो गया 90,500। तो ये आएगा। ये सबको समझा क्या, पक्का? ये तो अपना सेम यही किया है मैंने, कुछ भी अलग नहीं किया। ये अपना कितना 28,500 जो आ रहा है नेट इनकम, उसके बाद डिविडेंड्स कितना है 60,000, उसमें से 30% हटा दिया तो 18,000 आता है। 18,000 कैश में आया तो उससे मेरा इन्वेस्टमेंट्स उतने से प्रोपोर्शनेटली कम हो रहा है, 60 का 30%। क्लियर है? डन। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पेज नंबर 11 एंड 12, इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट। अच्छा, उसके पहले ना एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि हम लोग 75,000 पे क्यों नहीं ले रहे। जो वंश का डाउट था ना कि 75,000 पे क्यों हम लोग ने डेप्रीसिएशन नहीं किया, क्यों 50,000 पे किया। इस बिकॉज जो ब्लू कंपनी था उसमें ऑलरेडी 25,000 के हिसाब से हो चुका था। हम लोग क्या करेंगे, जो इंक्रीमेंटल है उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट 25,000 तो ऑलरेडी है। तो अगर हमने 75 पे कर दिया तो पहले 25 जो ऑलरेडी ब्लू ने किया है वो अपन वापस कर रहे हैं, तो डबल काउंटिंग हो गया, करके अपन ने नहीं किया। उसके बाद पेज नंबर 11-12 पे आ जाओ। सबसे पहले ना इम्पेयरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स मैंने एक हिसाब से रिकॉर्ड किया हुआ है 1000, फिर बाद में प्रॉफिट हुआ, फिर उस हिसाब से मैंने 1090 करके रिकॉर्ड किया। लेकिन मार्केट में 99% ऑफ द टाइम्स 1090 के ऊपर ट्रेड करेगा वैल्यूएशन। बट अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि कुछ वन टाइम प्रॉब्लम आ गया कंपनी में, जो कि मे बी रिवर्सेबल नहीं है फोरसीएबल फ्यूचर में, एंड वैल्यूएशन 1090 से नीचे आ गया, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, राइट डाउन करना पड़ेगा। बस वही पॉइंट है, समझ में आया? क्योंकि मेरे बुक्स में मैंने कितना रिकॉर्ड किया 1090, लेकिन वैल्यूएशन उसके भी नीचे मार्केट में। तो अपने को क्या देखना पड़ेगा कि वेदर दिस डिक्लाइन इज कंसिडर्ड अदर देन टेम्पररी। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि फोरसीबल फ्यूचर में चेंज नहीं होने वाला वैल्यूएशन, तो मेरे को चुपचाप राइट डाउन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दोनों में, IFRS और गैप में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट अप्स अलाउड नहीं है फिर अंडर बोथ IFRS एंड गैप। वो लिख लो, under both IFRS and US GAAP, if there is recovery in the value in the future, the asset cannot be written up। ठीक है ना? नहीं तो नॉर्मली IFRS अलाउ करता है ना, यहाँ पे नहीं कर रहा है। US GAAP तो वैसे भी नहीं करता है, बट अभी है ना, मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट में इम्पेयरमेंट है ना, तो राइट अप अलाउ नहीं करेगा दोनों में। मतलब IFRS भी नहीं करेगा, गैप भी नहीं करेगा। गैप इन जनरली राइट अप अलाउ नहीं करता, थोड़े एक्सेप्शंस है लेवल 1 में, बट नहीं तो इन जनरल नहीं करता है। IFRS क्या बोलता है कि कॉस्ट प्राइस तक कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो दोनों में अलाउड नहीं है, वही उन लोगों ने पॉइंट दिया है। उसके बाद ना ट्रांजैक्शंस विद द इन्वेस्टी, अभी यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो सकता है कि नहीं, समझा? अभी ऐसे समझते कि मैं इन्वेस्टर कंपनी है और चैतन्य इन्वेस्टी कंपनी है। अभी हो सकता है ना, मैं अगर उनके कंपनी में 30% ओनर हूँ तो मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ कि नहीं? मैं बोल सकता हूँ ना, एक काम कर मेरा माल ही ले ले और वो तू आगे बेच, है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पे अपन कैसे रिकॉर्ड करने का? अभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मेरा माल बेचा चैतन्य को, चैतन्य आगे बेच रहा है। उल्टा भी हो सकता है कि इन्वेस्टी कंपनी मेरे को माल बेच रहा है और मैं आगे बेचना है मेरे को, दोनों भी पॉसिबल है ना। तो एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। पहले अपन डाउनस्ट्रीम वाला देखेंगे। टेक्स्ट बुक में पहले अपस्ट्रीम दिया है, फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये यहाँ पे पहले डाउनस्ट्रीम लिखा है तो पहले डाउनस्ट्रीम बता रहा हूँ। अभी ये ना बहुत ही अच्छे से समझना है ये कैसे हो रहा है करके। देखो अंडरलाइन क्रक्स क्या है पता है क्या? अगर मैंने माल चैतन्य को बेचा ना और चैतन्य ने आगे बेच दिया,
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसा रिकॉर्ड कर रहा था वैसे कर सकता हूँ। बट वो माल बेच रहा है आगे कि नहीं बेच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक वाइज चैतन्य ने मेरे को माल बेचा, क्या मैं आगे वो माल बेचा? अगर बेच दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अंडरलाइन क्रक्स क्या है कि मैं जो बेच रहा हूँ क्या वो बेच रहा है आगे, और सेम वो मेरे को जो दे रहा है क्या मैं वो आगे बेच रहा हूँ। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा ना। कल को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा माल उसको बेच रहा हूँ, मेरे को 50,000 रुपया पड़ा, मैं उसको 70,000 में बेच रहा हूँ, मैंने तो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर ली ना। बट अगर वो मुझे वापस रिटर्न करने वाला है या वो अपने पास ही रखने वाला है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो बेसिकली मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ ना मेरा बुक्स, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रहा हूँ। क्या ये सही तरीका है? नहीं। इसके लिए अकाउंटिंग में आया। इसके लिए इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस है ना, कंट्रोलिंग कंपनी में कभी नहीं होता। अभी इस केस में मैं मतलब वो एसोसिएट है ना, मेरा इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट आ रहा है। अगर मैं चैतन्य के कंपनी को पूरा ही कंट्रोल करता तो कुछ भी नहीं आएगा, तभी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस आते ही नहीं है। क्योंकि भाई वो तो डायरेक्ट है ना, जो मैं बोलूंगा वो करेगा, तो उसमें कभी भी अपन रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? क्योंकि मैं कंपनी कंट्रोल नहीं कर रहा है उसका, तो वो मना कर सकता है मुझे। समझ में आ रहा है? इसके लिए स्कोप है ना, तो इसके लिए अपन वो ट्रांजैक्शन में गिनती तो रखते। लेकिन अगर मेरा कंपनी पूरा 100% या 90% ओन करता है साहिल के कंपनी को, तो बेसिकली मैं कंट्रोल ही कर रहा हूँ, तो उसका इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कभी नहीं रिकॉर्ड होता। यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं एसोसिएट, मतलब वो एसोसिएट है मेरा, तो वो मना कर सकता है, क्योंकि क्या है, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा है उसके कंपनी को। फिर भी अगर हो रहा है तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। कैसे होता है वो अभी देखते हैं। समझा ये कॉन्टेक्स्ट सबको? अभी है ना, दो चीज़ होती है। इन्वेस्टर से एसोसिएट पे जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम, एसोसिएट से इन्वेस्टर पे आ रहा है तो अपस्ट्रीम। समझा? ये सिर्फ आपको दिमाग में रखना है डाउन एंड अपस्ट्रीम में। इन्वेस्टर से एसोसिएट मतलब मेरे से चैतन्य के थ्रू, मैं इन्वेस्टर है ना, चैतन्य एसोसिएट कंपनी है, तो मेरे थ्रू अगर मतलब मैंने कोई माल बेचा उसको, तो क्या होएगा? दैट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम। ऐसे समझा? तो सबसे पहले आते हैं डाउनस्ट्रीम के एग्जाम्पल पे। मैं इन्वेस्टर है, एसोसिएट कंपनी में कितना % डाला है? 30%। ठीक है? कितने का मेरे को माल कितने का पड़ रहा था? मेरे लिए कॉक्स कितना है? 40,000। मैं कितने में बेच रहा हूँ चैतन्य को वो माल? 50,000 पे। यानी कि मैंने कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहिए? 10,000 सॉरी। तो मेरे बुक्स में कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड होएगा? ये है एलओएस। मेरे मतलब इन्वेस्टर के बुक में, एसोसिएट के बुक पे नहीं, इन्वेस्टर के बुक पे। अभी मैंने क्या किया, 40,000 का माल था, कितने में बेचा? 50,000 पे। तो मैंने 10,000 प्रॉफिट रखा ना। अगर मेरा कोई स्टेक ही नहीं है उसके कंपनी में, तो भाई मैं उसको कितने में भी चिपकाऊँ, वो प्रॉफिट पूरा ही मेरा है ना। तो उसमें कुछ आएगा क्या? नहीं भाई, उसमें फुल प्रॉफिट कितना? 50,000 माइनस 40,000, 10,000। ये तो कोई नो ब्रेनर है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ताकि आपको समझे कि कैसे बाकी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। लेकिन अपने केस में कैसा है 30% ओन कर रहा हूँ मैं चैतन्य के कंपनी में, एंड सपोज इन्वेस्ट ही हैज़ नॉट सोल्ड दी गुड्स अहेड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने माल बेच दिया चैतन्य को, चैतन्य ने आगे बेचा क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल मैनिपुलेशन हो सकता है। मैंने चैतन्य को कन्विंस किया रहेगा, भाई देख ये क्वार्टर है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर है, और मेरा ना थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, एक काम कर, मैं तेरे को एक ट्रांजैक्शन देता हूँ, मेरा माल ले ले, ऑन बुक मेरे को प्रॉफिट दिखाने का है। वो मान सकता है ना? ये समझ में आ रहा है आपको? तो मैं ना पूरा 10,000 रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्योंकि चैतन्य ने अगर पूरा माल बेचा रहता तो अलग बात है। यहाँ पे उसने एक भी माल बेचा क्या? नहीं ना। तो उसने एक भी माल नहीं बेचा, तो मैं कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा? मेरे बुक्स में 10,000 आएगा, माइनस 10,000 का कितना % मैं ओन करता हूँ? 30%। और कितना माल उसने बेचा? एक भी माल नहीं बेचा, तो पूरा का पूरा 100% ऐसी पड़ा हुआ है। तो 10,000 का 30% कितना है? 3,000। 3,000 जितना मैं ना मेरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। 10,000 में से कितना रिकॉर्ड कर पाऊंगा फिर? 7,000, जो मेरा ओनरशिप नहीं है। बाकी फंसा तो वो पागल है, वैसा है वो। उसका मतलब वो है कि 30% मेरा है ना, बाकी 70% तो मैं ओन नहीं करता हूँ, तो फिर गलती तो उसकी ही है। 7,000 जितना मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जितना मेरा ओनरशिप है उतना तू हटा प्रॉफिट्स में से। समझ में आया क्या? यहाँ पे लेकिन क्या अजम्पशन है कि चैतन्य ने एक भी माल नहीं बेचा है, पूरा 100% अनसोल्ड है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% माल उसने बेच दिया है,
तो कितना नहीं बेचा 10%। तो देखो कैसे हो जाएगा 10,000 माइनस 10,000 का 30% और उसका कितना अनसोल्ड है सिर्फ 10%। तो 10,000 में से कितना मेरे को लेस करना है सिर्फ 300, क्योंकि भाई मेजॉरिटी माल बेच दिया ना उसने, कितना नहीं बेचा उसने उतने से मेरे को लेस करने का है। समझा ये लॉजिक कैसे करना है करके? टेक्स्ट बुक रीड करने जाओगे कंफ्यूजिंग है, ये उससे काफी इजी है। मैं इसके लिए स्टेप बाय स्टेप गया अलग अलग। समझा आपको कैसे करना है, कैसे सोचना है? अगर पूरा का पूरा देखो, अगर उसने पूरा का पूरा बेच दिया है तो मैं पूरा 10,000 रिकॉर्ड कर पाऊंगा, है कि नहीं? कैसे हो जाएगा 10,000 माइनस 10,000 का 30%, लेकिन माल कुछ बचा है क्या? 0। तो क्या हो जाएगा? पूरा 10,000 आएगा ना, तो चलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसने बेचा नहीं है तो देयर इज अ स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन ना, तो उतने से मेरे को कम प्रॉफिट करना पड़ेगा। अगर एक भी माल नहीं बेचा तो मैक्सिमम कितना लेस होएगा? 3,000। उससे ज़्यादा लेस नहीं हो सकता क्योंकि मैं सिर्फ मैक्सिमम 30% ओन कर रहा हूँ। ऐसा है उसका लॉजिक। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है अभी पूछो, पक्का बोलो। मेरे बुक्स में हाँ, तो वो कितने में भी बेचे वो अलग बुक्स हुआ ना। इन्वेस्टी कल को 30,000 प्रॉफिट में बेचेगा, उसका भी मेरे को आएगा 30%। अभी पॉइंट वो नहीं चल रहा है, पॉइंट क्या चल रहा है कि मैंने जब माल बेचा चैतन्य को, मैं कितना रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसके बाद चैतन्य कितने भी प्रॉफिट में बेचे वो अलग स्टोरी है, वो इधर नहीं आएगा। हो सकता है चैतन्य ने, मैंने 10,000 कमाया ना चैतन्य पे, चैतन्य ने 20,000 कमाया वो माल आगे बेच के, तो 20,000 पे मेरे को 30% अलग सा मिलेगा। वो यहाँ पे बात ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे इंटर रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में बात चल रहा है। उसके बाद जो वो आगे माल बेचेगा, जो प्रॉफिट आएगा उसका 30% तो मेरा है ही है। यहाँ पे क्या बात चल रहा है कि मैंने उस कितने में माल बेचा 50,000 में, मेरे को कितना पड़ा 40, तो 10,000 का मैं पूरा प्रॉफिट रख नहीं सकता अगर उसने माल बेचा नहीं है। तो एक बार उसने माल बेच दिया पूरा का पूरा, तो मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा? पूरा 10,000 रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद चैतन्य ने जो प्रॉफिट में बेचा वो अलग सा रिकॉर्ड होएगा मेरे पे। हाँ फॉर श्योर, क्योंकि मैंने तो 40,000 का 50,000 में बेचा ना उसको, तो मेरा 10,000 हुआ। फिर उसने 50 का 80 में बेचा ना, तो और 30,000, तो आइडियली 40 का 80 में गया ना, तो पूरे 40,000 पे आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है तुम लोग को? मैंने 40,000 में माल लिया, मैंने चैतन्य को 50,000 में बेचा, तो 10,000 तो मेरे बुक्स में आ ही रहा है। चैतन्य ने 50,000 का सपोज 90,000 में बेचा, तो वो 40,000 भी मेरे बुक्स में आएगा, क्योंकि नेट नेट क्या हो रहा है भाई, 40 का 90 में जा रहा है ना, पूरे 50,000 का रिकॉर्ड होएगा मेरे इसमें, वो डबल काउंटिंग नहीं है। बट यहाँ पे टॉपिक किस बारे में बात चल रहा है कि मैंने चैतन्य को जो बेचा उसके बारे में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वही दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन विद द इन्वेस्टी, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड पार्टी, उसके बारे में। उसके बाद चैतन्य ने जो बेचा उस पर तो आने ही वाला है प्रॉफिट, वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है। क्लियर है सबको? 100%। अभी इसी का दूसरा वर्जन है अपना उल्टा, जहां पे क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम। चैतन्य ने मेरे को माल बेचा, अगेन ओन करता है मैं 30% उस केस में। तो अभी चैतन्य ने माल बेचा और कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया अपने बुक्स में? 15,000। समझा क्या सिनेरियो है? चैतन्य ने माल बेचा मेरे को और मैंने माल महंगे में खरीदा, तो उसके बुक्स में प्रॉफिट आया, कितना प्रॉफिट आया? 15,000। ऐसे समझ में आ रहा है? अभी अगर मैंने वो 100% ऑफ द गुड्स जो मैंने उससे मंगाए थे वो मैंने बेच दिया आगे, तो मेरे को कोई रिस्क है क्या? तो जो भी 15,000 उसने प्रॉफिट कमाया उसका 30% मेरा है, भले वो मेरे से ही कमाया है, बट उसी के बुक्स में प्रॉफिट आ रहा है, वो मेरा ही है ना। यहाँ पे मैं और चैतन्य का ट्रांजैक्शन के बारे में ही बात चल रहा है। सिर्फ मैं जो आगे बेचूंगा उसका पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट मेरी ही है, उसमें चैतन्य का कुछ हाथ नहीं, क्योंकि मैं चैतन्य के कंपनी को एक स्टेक है, उसको नहीं है मेरे पास स्टेक। समझ में आ रहा है? अपन ये बारे में बात नहीं कर रहे कि चैतन्य ने मेरे को माल बेचा और मैं जो आगे बेचूंगा पूरा मेरा प्रॉफिट है 100%। यहाँ पे चैतन्य ने मेरे को बेचा तो 15,000 का जो उसका प्रॉफिट है, वो 15,000 का 30% तो मेरी ही है ना, और पूरा का पूरा 100% मैंने आगे सेल कर दिया है, तो मैं कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकता हूँ? 4,500, मतलब वो 15,000 का 30%। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो है कि सिर्फ मैं 40% बेच पाया,
तो तू रिकॉर्ड भी कितना कर सकता है, सिर्फ प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकता है। कितना, 15,000 का उसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, उस पर 30% जो मेरा स्टेक है, और उसका भी सिर्फ 40% मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि उतना ही माल तूने बेचा है। जो अनयूज्ड है उसका तू प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ऐसा है। तो दिस इनटू कितना माल बेचा। यहाँ पे अनसोल्ड को माइनस किया था, यहाँ पे अपन कितना सोल्ड है वही देख रहे, उतना ही प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे। समझ में आया? उसके बाद मैं जो आगे कर रहा हूँ वो नहीं है ट्रांजैक्शन, वो तो मैं फुल 100% प्रॉफिट रखूँगा। क्लियर है ये? पक्का? किसी को डाउट है? अभी अपन नेक्स्ट पेज पे चलते, पेज नंबर 12। अभी ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट LOS है, ये अच्छे से रिवाइज करके आना है नेक्स्ट इसमें। एनालिटिकल इश्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट। अभी है ना, सुनो यहाँ पे, अगर एक इन्वेस्टी कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तुम लोग ने अवेलेबल फॉर सेल मतलब FVOCI कर रहे हो, FVOCI, और दूसरा है जो इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट किया है, ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। कौन सा कंपनी? इन्वेस्टी कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो इन्वेस्टर क्या रिकॉर्ड करना प्रेफर करेगा? FVOCI रिकॉर्ड करना प्रेफर करेगा कि इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट करके करना प्रेफर करेगा? किसमें इन्वेस्टर को ज्यादा प्रॉफिट्स दिखेगा बुक्स में? इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट में दिखेगा ना, क्योंकि FVOCI में सिर्फ डिविडेंड्स वाला पार्ट आएगा। FVOCI में इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ डिविडेंड आएगा ना, जो बाकी का पार्ट है वो OCI पे जाएगा। वेरएस इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स में पूरा का पूरा वो कंपनी का नेट इनकम आ जाएगा ना प्रोपोर्शनेटली, जो बेसिकली क्या है, नेट इनकम मतलब डिविडेंड्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। बट यहाँ पे क्या आ रहा है? सिर्फ डिविडेंड्स। तो ऐसा कर सकता है कंपनीज, वो लोग क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टर कंपनीज ये कर सकते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस रहेगा ही नहीं कंपनी में, फिर भी वो इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट कर देंगे, क्योंकि उनके बुक्स में प्रॉफिट बढ़ के दिखेगा। बट उसके लिए एक उन लोग ने लाइन दिया है, देखो, व्हेन एन इन्वेस्टी इज प्रॉफिटेबल एंड इट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो इज लेस देन 100। देखो, अगर प्रॉफिट है 100, डिविडेंड पे आउट है 80, तो इधर कितना आएगा? 80 आएगा, और इधर कितना आएगा? 100। तो ही ये ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा ना। अगर डिविडेंड पे आउट नेट इनकम से ज्यादा है 120, तो ये भी 120 और ये भी 120 हो जाएगा, तो फिर सेम ही आएगा। मालूम है ना, थोड़े जो बड़े मैच्योर कंपनीज होते हैं उनके डिविडेंड पे आउट 100% से ज्यादा जा सकता है। नेस्ले इंडिया 2019 150% डिविडेंड पे आउट था उसका। स्क्रीनर खोलो, देखो जल्दी, स्क्रीनर पे जाओ, नेस्ले इंडिया टाइप करो, 2019 या 20 कुछ भी हो सकता है। स्क्रीनर पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओ, 2019 दिसंबर, देखो क्या है पे आउट, 168%। नेट इनकम से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स से भी ज़्यादा, 1.68 टाइम्स। कर सकता है ना, कंपनी के पास लास्ट ईयर्स के कैश पड़े होंगे, आराम से दे दिया डिविडेंड। समझा क्या? तो वो केस में नहीं होएगा, डिविडेंड पे आउट 100% से कम होना चाहिए, और वो इन्वेस्टिंग कंपनी ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये अमाउंट जो है नेट इनकम का, वो डिविडेंड से ज़्यादा रहेगा ना, तो उसका प्रॉफिट बढ़ के दिखेगा। ऐसे समझ में आ रहा है आपको? ये उन्होंने पहला वाला बोला है। सेकेंड पैराग्राफ देखो क्या बोला है। अभी यहाँ पे सुनो सब लोग, अभी जब अपन इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट करते, हम लोग वो कंपनी का एक एक एसेट्स और एक एक लाइबिलिटी नहीं गिनते, अपन सीधा एक लाइन आइटम डाल देते ना एसेट्स पे। तो वो कंपनी का लेवरेज आ रहा है क्या मेरे बुक्स में? तो लेवरेज क्या हो जाएगा? कम दिखेगा। ये समझ में आ रहा है? अभी मेरा कंपनी वो कंपनी का एक एक लाइन आइटम नहीं ले रहा है, सीधा नेट ऑफ करके एक लाइन आइटम आ रहा है, तो लेवरेज तो कम दिखेगा, बराबर। फिर मार्जिन्स कैसे दिखेगा? मार्जिन्स भी ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अपन इनकम स्टेटमेंट में भी वो कंपनी का सेल्स अलग सा लेते क्या, तो वो कंपनी का सेल नहीं ले रहे लेकिन नेट इनकम ऐड कर रहे, तो भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन सेल सेम रह रहा है ना, तो मार्जिन क्या होएगा? समझ में आ रहा है? तो ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही उन लोगों ने दिया, देखो कि क्योंकि वो लाइन आइटम्स एक एक करके नहीं दिया है उन्होंने, तो लेवरेज सब कुछ इग्नोर हो जाता है। एंड लास्ट में क्या दिया है? इन एडिशन द मार्जिन रेशियोज आर ऑल्सो हायर सिंस द इन्वेस्टीज रेवेन्यू आर इग्नोर्ड, क्योंकि एक सिंगल लाइन आइटम में नेट इनकम ले रहे ना अपन, तो रेवेन्यू सेम और प्रॉफिट सिर्फ ज्यादा हो जाएगा, तो मार्जिन्स
बढ़ के दिखेगा। ये समझा? सेकेंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड वाला देखो, फाइनली द प्रोपोर्शनेट शेयर। क्या बोल रहे हो लोग यहाँ पे? देखो अभी एफपीओसीआई में अपन सिर्फ डिविडेंड पार्ट लेते हैं यहाँ पे, बट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में पूरा नेट इनकम ले लेते हैं। बट वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर वो जो इन्वेस्टी कंपनी, चैतन्य का कंपनी मैंने एक्वायर किया है, अरे बट वो ग्रोथ कंपनी है, तो अगर सपोज नेट इनकम में ले रहा हूँ 10 करोड़ और डिविडेंड दे रहा है वो सिर्फ 1 करोड़, बाकी का 9 करोड़ पूरा का पूरा वो री इन्वेस्ट कर रहा है, वो ज़रूरी है क्या मेरे को अगले 1-2 साल में मिलेगा? हो सकता है 10 साल तक नहीं मिले, तो मुझे एक्चुअली कैश के फॉर्म में मिल रहा है क्या? नहीं, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। ऐसा वो लोग ने बोला है कि कैश फॉर्म में मिला नहीं है बट तुम अपना नेट इनकम मस्त बढ़ा के दिखा रहे हो, गलत होएगा ना। हम लोग को ये हमेशा देखना होता है कि लास्ट 5-6 ईयर्स का जो CFO है दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 80% और 120% ऑफ EBITDA। समझ में आ रहा है? अगर वो सेम नहीं है ना, अगर अभी जैसा एक कंपनी है डॉलर इंडस्ट्रीज का, तुम लोग चेक करो, लास्ट 10-8 ईयर्स का CFO ऐड करो और लास्ट 10-8 ईयर्स का EBITDA ऐड करो, वो कंपनी का EBITDA आता रहेगा 1000 करोड़ बट CFO आता है सिर्फ 400 करोड़। मतलब इनकम स्टेटमेंट में दिख रहा है कि 10 साल में तुमने मचा दिया, 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, बट एक्चुअली कितना कैश में कमा रहे हो? सिर्फ 400 करोड़। 600 करोड़ तो तुम्हारा अटका पड़ा है कहाँ पे? वर्किंग कैपिटल पे। समझा? उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी तो देखना इंपॉर्टेंट है, तो वही उन लोग ने बोला है। उसके बाद लास्ट वाला अपन बाद में करेंगे जो है एक्विजिशन मेथड। यहाँ पे उन लोगों ने वो पॉइंट दिया हुआ है कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस आर ऑल टुगेदर एक्सक्लूडेड, इग्नोर्ड। समझा? क्योंकि अभी मैं अगर चैतन्य का कंपनी ओन कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो भाई पूरा भर भर के मैनिपुलेशन कर सकता हूँ मैं, है कि नहीं? एक क्वार्टर कम आ रहा है, चलो चैतन्य कंपनी में डाल दो और वो पूरा मेरे इसमें रिकॉर्ड कर दो प्रॉफिट, है कि नहीं? स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन बहुत मल्टीफोल्ड ऊपर चला जाता है। तो वो लोग बोलते हैं हम मानेंगे ही नहीं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि मैनिपुलेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा उनको बोलना है। समझ में आया? डन।